पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा क्या था कि लाइट का डेविएट होना फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट इंटरेक्ट्स द पार्टिकल विच इज इन द पाथ ऑफ द लाइट। और साइज ऑफ पार्टिकल जिससे वो इंटरेक्ट हो रहा है, इट कैन बी टू टाइप्स। द साइज ऑफ पार्टिकल would be less than lambda. Lambda मतलब wavelength of light. And second case would be a size of particle greater than wavelength of light. If the size of particle is less than the wavelength of light, particular light, then that particular light will start scattering or deviates from its path. Or if the size of particle is greater than wavelength of the light, then the light of different color would not deviate or scatter. The all colors will scatter at the same टाइम, यानी कि जितने भी कलर हैं, यानी कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, तो 7 कलर्स एक साथ स्कैटर करना स्टार्ट कर देंगी, यानी कि व्हाइट लाइट ही स्कैटर करेगी। क्लियर है? देन आता है रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर लाइट। यानी कि जो लाइट स्कैटर करेगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम स्कैटर करेगी। एग्जाम्पल के लिए जो कलर आप ध्यान देते हो वो क्या होता है? विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। तो इस तरीके से वेवलेंथ इंक्रीज होती है। दैट मीन्स वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो कलर हैं ये पहले स्कैटर करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इनकी वेवलेंथ कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा होगी। तो ऐसे में ये पहले स्कैटर करना स्टार्ट कर देंगे। एज रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम है। दैट मीन्स वो स्कैटर कम करेंगे या बहुत लास्ट में स्कैटर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आप लिख सकते हो रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग में, फॉर्मूले में, अकॉर्डिंग टू रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब ये लिखा ही हुआ है, तो कंडीशन डल जाएगी, कंडीशन डाल सकते हो। फॉर ए इज लेस देन लैम्डा, कंडीशन आप डाल दो कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो लैम्डा से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ये इसकी रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके एप्लीकेशंस की मतलब कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन से फिनोमेनास को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस बेस पे। तो सबसे पहला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो कहाँ कहाँ इसका आप अप्लाई करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, दूसरा हो सकता है रेडिशनेस एट द सनसेट एंड सनराइज। एट सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग का एग्जांपल है। क्लाउड्स अपीयर वाइट, ये भी एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, क्लाउड्स अपीयर वाइट, डेंजर सिग्नल इज रेड। डेंजर सिग्नल क्या होता है? रेड होता है। तो अब इन सभी को हम एक साथ समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो बेसिकली कि फॉर्मूला जो मैंने बता दिया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका
एटमॉस्फेयर है। ओके, तो लेट्स से आप यहाँ पे हो, तो आपको डे टाइम में क्या होगा कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखेगा, और मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको स्काई जो है सन के पास पास का जो रीजन है वो आपको रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि जब डे टाइम में होगा तो डे टाइम क्या होता है कि डे टाइम में सन यहाँ कहीं होता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में लाइट जो है वो डायरेक्टली आपके पास आती है, रेज जो आती हैं वो डायरेक्टली आपके पास आ रही हैं, कोई घूम के नहीं आ रही है। तो एटमॉस्फेयर में उसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में उसको क्या करना पड़ रहा है, कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यानी कि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वो होते हुए इंटरेक्ट होते हुए आ रहा है। तो ऐसे में जब उसको लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में डेविएट स्कैटर करना कौन स्टार्ट करेगा, विप्योर के अकॉर्डिंग इंडिगो, ब्लू कलर, इस तरीके से आप देखते हो स्काई कलर के 3 वेरिएंट में आपको कलर दिख जाता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू। आजकल देख रहे थे बीच में जब बादल वादल बहुत ज्यादा हो रहे थे क्लीन सा, तो कलर काफी इंडिगो सा वॉलेट सा हो रहा था। तो तो स्काई का कलर ब्लू, इंडिगो, वॉलेट, इनमें आपको वेरिएंट दिखता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ पे लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करके आती है तो बहुत कम ट्रेवल करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कौन सा कलर स्कैटर कर रहा होता है, ब्लू कलर स्कैटर कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वेव क्योर। क्यों 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 ब्लू कर रहा होता है, ब्लू इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इस केस में इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो अगर इनकी वेवलेंथ बहुत कम है तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे, तो इसलिए उस समय आपको स्काई ब्लू दिखता है। बट जैसे ही अगर आप मान लो कि इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब पार्टिकल नहीं है। तो जब आप पार्टिकल नहीं है तो वहां पे जब लाइट आ रही होगी तो उसका स्कैटरिंग नहीं हो रहा होगा। अब स्कैटर नहीं होगा तो आपको जो स्काई है वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, कोई कलर ही नहीं दिखता वहां पे क्योंकि स्कैटर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्काई डे टाइम में ब्लू दिखता है। सनराइज और सनसेट का अगर हम बताएं तो मान लीजिए ये आपका सनराइज हो गया और ये सनसेट हो गया, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट में क्या हो रहा है कि जो लाइट को आप तक आने में बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। कुछ लाइट ऐसे सीधी आ रही हैं, ठीक है, कुछ लाइट ऐसे घूम के आ रही हैं, कुछ लाइट ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ रही हैं ये लाइट, ये है। तो आप देखोगे कि जब सन से जो लाइट आ रही है, ये डायरेक्ट जो आ रही हैं, तो ये जब आ रही हैं तो इनको एटमॉस्फेयर को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो जब एटमॉस्फेयर को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है तो हर एक कलर स्कैटर करता हुआ आता है, हर एक कलर स्कैटर करता हुआ आता है। तो यहाँ पे लाइट जैसे एंटर करती है स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लू कलर, वॉलेट कलर, इंडिगो, ग्रीन, येलो, तो यहाँ आप तक लाइट पहुंचते पहुंचते कौन सा कलर स्कैटर कर रहा होता है, ऑरेंज, रेड, येलो, इस तरीके का कलर क्या और कर रहा होता है, स्कैटर कर रहा होता है। तो इसलिए इस टाइम पे आपको इसके सन के आसपास का रीजन जो होता है वो आपको रेडिश कलर का दिखता है, रेडिश येलोइश कलर का दिखता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। वहीं पे अगर देखो उसी टाइम पे आपको ऊपर, आपके ऊपर जो होगा वो स्काई ब्लू दिख रहा होगा, पर सन और के आसपास का रीजन जो है वो रेडिश कलर का दिख रहा होगा। क्योंकि इधर ये जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है तो इसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे स्काई ब्लू दिख रहा है, बट यहाँ पे रेड दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो ज्यादा एटमोसफेयर को ट्रेवल करते आ रही है और उसमें रेड कलर उस समय स्कैटर कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आई बात ये सभी को? निशु, चंचल, दिव्यांशु, कशिश, रचित, सोनिया, यस सर आ रहा है। निशु, आ गया, ठीक है। दिव्यांशु, कशिश, यस सर। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है और रेडिश क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है। तो स्कैटरिंग कैसे हो रही है ये चीज आपको ध्यान रखना। व्हाइट कलर, जो कलर का थर्ड एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा, कलर सब क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट, इसमें क्या है कि व्हाइट इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो क्लाउड हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत नीचे हैं और आपके काफी क्लोज हैं, मतलब यहाँ कहीं आपको
क्लाउड्स दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि क्लाउड्स जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं एटमॉस्फेयर में और आपके काफ़ी क्लोज हैं, तो लाइट जब आती है तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के पास, जो पार्टिकल्स हैं वो वेवलेंथ से बहुत बड़े हैं। इस केस में पार्टिकल्स जो हैं वो वेवलेंथ से, लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे जब स्कैटरिंग होता है तो सारे कलर एक साथ स्कैटर कर जाते हैं, तो वाइट लाइट ही स्कैटर कर रही होती है, कोई पर्टिकुलर कलर की लाइट स्कैटर नहीं कर रही होती है। तो इसलिए जो है क्लाउड आपको क्या दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं। ठीक है, समझ गए। थर्ड फोर्थ जो है, डेंजर सिग्नल इज रेड। डेंजर सिग्नल इज रेड। रेड क्यों होता है डेंजर सिग्नल? क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, रेड कलर आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है ना। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इंटेंसिटी बहुत कम होगी, यानी वो कम स्कैटर करेगा। तो अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और वो कम स्कैटर करेगा, तो कम अगर स्कैटर करेगा तो वो दूर तक जाएगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि फैल जाना। ठीक है, तो अगर रेड कलर स्कैटर बहुत कम करता है तो इसका मतलब वो रेड कलर बहुत दूर तक जाता है, यानी कि दूर से आपको रेड कलर दिखेगा। ठीक है, दूर से आपको क्या दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। तो इसलिए रेड कलर जो डेंजर का सिग्नल है वो रेड होता है, ताकि अगर हम रेड सिग्नल, रेड दिखाएं, कलर दिखाएं तो उसको दूर से दिख जाए कि हाँ कोई डेंजर है। ठीक है, तो इसलिए रेड डेंजर सिग्नल का कलर रेड होता है। ट्रैफिक लाइट का जो स्टॉप लाइट होती है वो भी रेड होता है, ताकि आपको पता चल जाए दूर से ही, आपको रेड दूर से ही दिख जाएगा। ठीक है, बहुत दूर से दिख जाएगा। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और अगर क्लियर है तो एक बार डन सर, क्लियर सर, यस सर जो भी है वो आप लिख दें एक बार या बोल दें। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, ओके। हम्म, तो ये था हमारा रे ऑप्टिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स। नाउ अब हम रे ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में आपके तीन आ जाते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता है, ठीक है, फिर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है, और फिर एक आ जाता है टेलीस्कोप। तो ये तीन हमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये तीन डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो इनके पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला जा रहा है तो आपका रे डायग्राम, आपका मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन और डेरिवेशन, ये तीन चीज आती हैं, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है। अगर इससे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रे डायग्राम का इंपॉर्टेंस है, तो कॉपी पेन पेंसिल जो भी है लेके बैठेंगे, और अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहला हमारा क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप करेंगे। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिख लो। अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट आप बड़ा करके देख पा रहे हो। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस of short focal length, is just a is just a convex lens
is just a convex lens, of focal length held close to eye, held close to eye, held close to eye. ठीक है, लिख लिया? A simple microscope or a magnifying glass is just a convex lens of short focal length held for the eye. अब इसमें दो केस बनते हैं when the final image formed at the least distance of distinct vision. मतलब हर केस में आपका एक least distance of distinct vision होगा और एक infinity वाला केस होगा. ये दो केस यानी कि दो माइक्रोस्कोप, दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, 6 डेरिवेशन हो गई. ठीक है, तो पहला हमारा जो केस होगा वो होगा when the final image is at least distance of distinct vision. ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है. तो इसका रे डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? रे डायग्राम ये हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी एक कंपाउंड कॉन्वेक्स लेंस है जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ है. ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ है. तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये फोकल लेंथ हो गया और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी. ठीक है, अब इससे आप क्या बनाओगे रे डायग्राम? एक ये गया जिसका फोकल लेंथ, मैं कोई इमेज यहाँ बनानी है तो ये गया. आप स्केल का यूज करें. ठीक है, आप स्केल का यूज करें. तो ये हो गया फोकल लेंथ. तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई ये ए डैश बी डैश. ठीक है, समझ गए? तो अब यहाँ पे एंगल अगर हम देखें तो हमारे पास दो एंगल मिलेंगे. एक देखो, एक तो एक ये बना लेते हैं. ठीक है, एक तो ये जो ए बी है इसी के साइज में यहाँ पे एक मार्क कर लो आप, ए डबल डैश. ठीक है, और इसके साथ आपका एक एंगल बनेगा सेंटर ऑप्टिक्स पे, ऑप्टिकल सेंटर पे. तो ये इस पे एक एंगल बनेगा. तो एक एंगल आपका बनेगा ए बी के साथ, दैट इज बीटा. ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बड़ा बनाना पड़ेगा क्या? चलो बड़ा बनाते हैं. ये हो गया आपका ए बी, ए डैश बी डैश. तो ये जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? बीटा. ठीक है, और इसके बराबर पे आप ले लो. तो ये आपका हो गया ए डबल डैश. और ये ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दोनों एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे बनेंगे ये. तो ये आपका बनेगा अल्फा. ठीक है, तो ए डबल डैश ओ बी डैश अल्फा बना रहा है और ए ओ बी आपका क्या बना रहा है? बीटा बना रहा है. तो दो एंगल बन रहे हैं अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अल्फा एंड बीटा. ठीक है,
तो ये रे डायग्राम बन गया, इसको आप बना लीजिए। जल्दी से बनाएंगे, फिर बता देंगे जब बन जाए आप लोगों का। आप स्केल का यूज जरूर कर लें ताकि थोड़ा सही से बन जाए। बन गया सभी का? Done, sir. बन गया सभी का? बन गया तो डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखेंगे। Magnifying power. The magnifying power of simple microscope is defined as the magnifying power of simple microscope is defined as the ratio of the angles. The magnifying power of a simple microscope is defined as the ratio of the angles subtended by. The magnifying power of a simple microscope is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object at the eye when both are at least when both are at the least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision from the eye. यहाँ पे क्या होता है कि आई की वजह से दो एंगल बनते हैं, बीटा और अल्फा। तो उसका रेशियो जब आप निकालते हो तो मैग्नीफाइंग पावर निकलता है। दैट मीन्स कि जो एम है वो है बीटा बाय अल्फा। क्या है? बीटा बाय अल्फा। अब आपको क्या निकालना है? बीटा निकालना है और अल्फा निकालना है। तो देखो बीटा जो होगा वो सिमिलर होगा क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होंगे, तो बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा।
बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे हमने बोला है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, तो यानी कि ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि डी, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वो है एक्स की डिस्टेंस पे। देखो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन में बी ओ। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टेन बीटा यानी बीटा। इसी तरीके से अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बाई बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डबल डैश बाई बी डैश अपॉन में बी डैश ओ। ठीक है, बट अगर आप और इन दोनों को अगर डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो m इज इक्वल टू है बीटा अपॉन में अल्फा विच इज सिमिलर टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा की जगह पे आ जाएगा आपका ए बी बाय बी ओ, और टेन अल्फा की जगह आ जाएगा बी डैश ओ अपॉन में ए डैश ए डबल डैश बी डैश। एज आप देखोगे कि जो ए डबल डैश बी डैश है वो ए बी के इक्वल है, ए डबल डैश बी डैश है वो किसके बराबर है, ए बी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी ओ इंटू में बी डैश ओ अपॉन में ए बी। तो क्या आ गया हमारे पास, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ दैट इज एम। तो जो कि बी डैश ओ जो है वो क्या है हमारा डी, बी डैश ओ के हमारे पास क्या है, डी है, और डी भी कैसा है, माइनस डी है। अगर आपको ध्यान दो ये कैसा है, माइनस डी। और बी ओ की बात करोगे तो बी ओ क्या है, माइनस एक्स। तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी अपॉन में एक्स। ठीक है, यह है मैग्नीफाइंग पावर, पर हमें निकालना है u और कंपाउंड यानी फोकल लेंथ के बेस पे, फोकल लेंथ के बेस पे हम इसको निकालेंगे। तो अगर आप देखो तो हमारे पास लेट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है किस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे यानी कि v पे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हुए एज v इज इक्वल टू माइनस डी, तो फ्रॉम मिरर सॉरी फ्रॉम लेंस फॉर्मूला अगर हम देखें, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला अगर देखें तो लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, यही है वन बाय यू। तो अगर आप इसको रखो तो वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी, और माइनस वन बाय यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स, यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या सिंपल वन बाय एफ है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या वन बाय एफ यूँ समझ लो डी से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डी बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, डी बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप कर दो माइनस वन माइनस प्लस डी बाई एक्स, और ये हो जाएगा वन बाय एफ। तो वन बाय एफ ये इधर चला जाएगा, डी बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज वन बाय एफ माइनस वन। डी बाई एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी प्लस वन, वन डी बाई एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस वन। ठीक है, चलिए डी इधर भी तो करोगे, डी से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय डी बोथ साइड। ठीक है, तो आपको डी बाई एक्स क्या मिल गया, डी बाई एफ प्लस वन, या वन प्लस डी बाई एफ।
तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हमने निकाला d बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। ये आ गई आपकी मैग्नीफाइंग पावर फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज कहाँ बन रही हो, फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, फिर नोट कर लीजिए। ये अल्फा एंगल यहाँ बन रहा है, मतलब ये सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट को जब देखना होता है तो आप मिनिमम डिस्टेंस क्या रखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रखते हैं। तो उसके बेस पे, ऑब्जेक्ट के हाइट के बेस पे आई पे जो एंगल अल्फा बन रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस में। मतलब अल्फा बीटा दोनों सेम है इसमें? नहीं, बीटा जो है वो एंगल बना रहा है फाइनल इमेज। कौन बना रहा है? फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज की अगर देखें, ये फाइनल इमेज कहाँ इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो इस पॉइंट पे है, तो ये एंगल हो गया। अब ये एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ साथ ले लिया है, मतलब ये इसी के साथ लिया है, बट इस बार यहाँ पे हम फोकल लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब भी बनेगी जब आपका इमेज कहाँ पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे। तो ये बीटा हो गया इमेज के बेस पे। अल्फा हम देख रहे हैं कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रख के देखोगे, सेम ऑब्जेक्ट को अलग से रख के देख रहे हैं हम, कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे अगर आप रख के देखोगे तो आपका अल्फा एंगल बनेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट है, अब इसकी कोई इमेज नहीं है, अभी यहाँ पे कोई इमेज तो बन नहीं रही, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखते हैं तो एंगल अल्फा हम वहां पे मेजर कर रहे हैं। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के बेस पे फाइनल इमेज बनवाई और उसके बेस पे बीटा एंगल देख लिया जो कि फोकस पे है, और सेम ही ऑब्जेक्ट को हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर रख के देखा। दोनों केस में फोकस और डिस्टिंक्ट विजन का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ठीक है निशु, क्लियर है? तो इसमें दो केसेस हैं? नहीं, केस से एक ही है, केस तो एक ही है, बट एंगल हमें दो तरीके से देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि बीटा और अल्फा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बीटा अल्फा एक ही जगह बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें अल्फा थोड़ा अलग से देखना पड़ रहा है। ठीक है सर। हम्म, चलिए मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल, it is defined as the ratio of the angle formed by the image. It is defined as the ratio of the angle formed by the image when situated, ब्रैकेट में लिख देना, when situated at infinity, ब्रैकेट में लिख देना when situated at infinity, at the eye, at the eye to the angle formed by, at the eye to the angle formed by the object, at the eye the angle formed by the object at the eye when situated at the least distance, when situated at the least distance of distinct vision, when situated at the least distance of distinct vision। ठीक है, तो सेम बात आ जाएगी, m is equal to beta by alpha which is similar to tan beta and tan alpha। साइड में लिख लिखते हो अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो इसलिए हम tan ले ले रहे हैं। ठीक है, तो tan बीटा अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी बाय बी ओ विच इज एच अपॉन में एफ। इसी तरीके से tan अल्फा देखोगे तो वो हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन बीटा की जगह पे आ गया h बाय एफ, इंटू में टेन अल्फा की जगह क्या आ गया d बाय एच। तो क्या आ गया d बाय एफ मैग्नीफाइंग पावर 4 फाइनल इमेज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा टफ है, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा इसका रे डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे। रे डायग्राम थोड़ा सा इसका टिपिकल है, बाकी इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म। अब आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये दो आपके रह गए। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? इसको जल्दी से नोट कर लें, जब हो जाए तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। हो गया सभी का? Yes, sir. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, Good evening, sir. गुड इवनिंग।